सबको मेरा नमस्कार। देखिए क्या है कि जैसे सुशील भाई ने आपको बता दिया कि अब आने वाले टाइम में बुखार होना ही है आपको, और दुनिया की कोई ताकत उस टाइम पे बुखार होने से नहीं रोक सकती है। अगर उसके नाम पे सरकारें हमारे साथ धोखा करती हैं तो मेरे ख्याल से हम लोगों को समझ जाना चाहिए। लेकिन समस्या क्या रहती है कि दो चार चीजें हम लोगों को थोड़ा सा रास्ते से भटका देती हैं। उसमें से एक बहुत बड़ी चीज होती है कि जो मीडिया है, मीडिया वो 24 घंटे आपके दिमाग के साथ खेल रहा है। मोबाइल पे किसी को कॉल करोगे, कॉलर ट्यून वही सुनाई देगी। टीवी खोलोगे तो नीचे जरूर आया मिलेगा कि इतने केस फलानी जगह मिले। आप अखबार खोलोगे तो भी सबसे पहले उसी की खबरें नजर आएंगी। आप रेडियो सुन लोगे तो भी उस पे ऊपर जिक्र मिलेगा। आप मतलब बाहर जाओगे तो आपको बैनर पोस्टर भी मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे तो इस बीमारी के नाम पे आपको कोई ना कोई निशान जरूर मिल जाएगा। कैसे कि 5 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी, तो आपको 24 घंटे ये याद रहेगा कि 5 बजे तक बंद हो जाएंगी। भागो जल्दी, 5 बजे तक बंद हो जाएगा। स्कूल कॉलेज बंद है तो माँ बाप को 24 घंटे याद है कि स्कूल कॉलेज क्यों बंद है। इसी तरह से आप कुछ भी काम करने के लिए जाएंगे, आपको वो याद रहेगा। शहर में जाओगे तो आपको मुंह बंद किए हुए लोग भी नजर आएंगे, ये बताने के लिए कि कोई वायरस है जो आपका इंतजार कर रहा है। मतलब इस तरह से सबसे पहले ये साइकोलॉजिकल खेल। दूसरी चीज, बहुत से लोगों के 2-4 सवाल होते हैं। जैसे मैं अगर आपको ये बता दूं कि आप किसी भी इस बीमारी का समर्थन करने वाले, सरकार का समर्थन करने वाले और डॉक्टरों की बातों को 100% सच मानने वाले और किसी और पद्धति को नकारने वाले लोगों के 4-5 सवाल होते हैं। पहला सवाल ये होता है कि भाई जिनके मरे उनसे पूछो। दूसरा सवाल होता है ये जो इतने गए इसका क्या। तीसरा सवाल, अगर इसको बात समझा देते हैं, जैसे कि अभी अभी सुशील भाई ने इन दोनों बातों का जवाब दे दिया कि जिनके बंदे गए थे उनको सवाल सरकारों से पूछना था, लेकिन वो सरकारों से ना पूछ लें तो कब पूछेंगे? जब उनको पता चलेगा कि ये अन्याय सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, सबके साथ हुआ है। जिस बंदे के घर वाला गया है उससे जाकर के आप पूछोगे तो आप देखोगे कि उसका इलाज ही ठीक से नहीं हुआ। आप देखोगे कि उसको तो ठीक से ट्रीटमेंट टाइम पे मिली ही नहीं। आप देखोगे कि बहुत जगह ऐसे केसेस हुए, जैसे यूपी के अंदर वो केसेस हुए थे जहां ऑक्सीजन सिलेंडर मतलब तोड़ करके, मतलब बंद करके, सप्लाई को बंद करके आदमी एक्सपेरिमेंटल तरीके से जो ये सारा जो ऑक्सीजन का जो खेल है, आप इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये ठिकरा जानबूझ के ऑक्सीजन की कमी पे फोड़ा गया। लेकिन असल में क्या आखिर में सारे सवाल, मान लीजिए किसी को टाइफाइड हुआ, मैं बताता हूँ टाइफाइड जो होगा, टाइफाइड क्या करेगा, लीवर पे अटैक करेगा और लीवर क्या करेगा, श्वसन तंत्र पे अटैक करेगा, सांस पे अटैक करेगा। तो जब तक आप टाइफाइड ठीक नहीं करोगे तो लीवर ठीक नहीं होगा, श्वसन तंत्र ठीक नहीं होगा। लेकिन आपको कर क्या रहे कि ऑक्सीजन के खेल आपको बता रहे। हाँ, ऑक्सीजन आपको कुछ समय तो जीवित रख सकती है, लेकिन ऑक्सीजन से आपका जीवन नहीं बच सकता, क्योंकि मूल जो समस्या है वो कहीं होगी। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि पैनिक अटैक बहुत क्रिएट किया गया था। पैनिक अटैक के साथ साथ बुखार होने पर आपका सीटी स्कैन पहली बार हुआ। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। मतलब जैसे कुछ डॉक्टर से कहते हैं ऐसा हमने पहली बार देखा कि बुखार में फेफड़े सफेद हो गए थे। तो वो डॉक्टर से हमने पूछा, भाई साहब आपने बुखार में कब किया था सीटी स्कैन? पहले करा भी नहीं कभी, अभी पहली बार ही। तो पहली बार ही देखोगे ना, जो पहली बार ऐसा देख रहे हो आप, ऐसा पैनिक आप पहली बार देख रहे हो, ऐसा टेलीविजन पर इतना बड़ा एनिमेशन आप पहली बार देख रहे हो। तो इस तरह से ये जब चीजें चली तो फिर जब हम इन सवालों के जवाब दे देते हैं तो फिर वही आदमी फिर ये कहता है कि चलो भारत में मान लिया कि नरेंद्र मोदी करवा रहा है, फिर ये पूरी दुनिया में क्या हो रहा है? जहां इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी थी वहां भी तो ये सब हुआ। और फिर इस बात का भी जब जवाब उनको मिल जाता है, उसके बाद ये बोलते हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ तो है। फिर उसके बाद लास्ट में आ जाते हैं कि कुछ तो है। तो उस कुछ तो है कि जानकारी और उसी की अवेयरनेस के लिए हम लोग निकले थे। हालांकि हमें नहीं मालूम था कि इतना प्यार और समर्थन मिलेगा लोगों का। क्यों? हमारे लोगों को असल में क्या है कि अगर कोई नेता झूठ बोलता है और उत्तेजना वाली बातें करता है, उकसाता है किसी चीज के लिए, तो वो अच्छा लगता है।
लेकिन जागरण करने वाले लोगों के साथ में यहाँ उनके हिस्से में जूते ही आते हैं, ये हमको मालूम था। ये जो प्रकरण आपने देखा जो चंडीगढ़ वाला हुआ, जो मेरी गिरफ्तारी वाला, उस गिरफ्तारी वाले प्रकरण से थोड़ी सी बात हाईलाइट हो गई और घर घर में चर्चा का विषय बनी। उनको पता लग गया कि सरकार गलत कर रही है। जब मैं उस एसडीएम के आगे हाथ जोड़ रहा हूं और फिर भी मेरे ऊपर जो धारा लगाई वो लगाई कि तुमने एसडीएम के ऊपर हमला किया है ना, तो वो गलत हो गया। फिर ऊपर से अगर आप लोग ये सोचते हैं कि हम केवल यहां से निकले हैं, सुशील भाई कोई आज का थोड़ी ना कर रहा है, 10 साल से ये लोगों में जागरण का काम कर रहे हैं। उसके बाद जितने भी लोग ये जुड़े हुए, मेरे ख्याल से अंकुश भी कोई आज निकाह नहीं लगा होगा, ये भी सोसाइटी के अंदर लंबे समय से लगा ही होगा। हमारे साथ जुड़ा कोई भी पर्सन है, वो सारे के सारे लोग समाज के अंदर चेतना के लिए काम कर ही रहे थे। मैं भी एजुकेशन पे काम कर रहा था। मैं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम डेवलप करने के लिए गांव को जागृत कर रहा था कि हम 100% एम्प्लॉयमेंट वाला एजुकेशन सिस्टम अपने गांव के लिए डेवलप कर सकते हैं और बचा सकते हैं। और आपके रोडों के गांव में शाहपुर में मैं आज से 3 साल पहले आया था। 2018 में जब मैं आया वहां पर, तो शाहपुर के लोगों ने क्या कहा था कि यू कौन से गांव का है, मेरा गांव फफड़ाना पड़ता है, और बाई चांस शाहपुर जो है फफड़ाना और एक ही हल्के में पड़ते हैं, असंधवाड़े हल्के में, ठीक है। अच्छा, मैं आया तो इसलिए था क्योंकि मैंने शाहपुर से जेबीटी करी थी, तो मैं जो मास्टर है जितने भी आड़े गड़े परवीन आ रहे हैं और रणजीत आ रहे हैं, मैं सारे अपनी गेल पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने पता लगा और फिर मेरे को कृष्ण ने बोला था कि भाई बलारा तू एक बार हमारे गांव में भी आके लोगों से बात कर ले, शायद हमारे लोगों के समझ में आ जाए। लेकिन चूंकि 2019 में चुनाव ड्यू थे, तो उन्होंने बोला कि तो चुनाव लड़न आया है। भले उनमें से किसी एक ने बोल ही दिया था कि तू तो चुनाव लड़न की तैयारी कर रहा है। मैंने उसको बोला मास्टर जी बात कर लो, मैं चुनाव के बाद आ जाऊंगा भाई, टेंशन ना लो, ठीक है। ईब जब हमने जो लगता हो कि चुनाव लड़न आया हूं तो मैं 24 के बाद आ जाऊंगा भाई, क्योंकि मैंने कोई तोड़ नहीं है, मैंने कुछ निकालना नहीं है तुम्हारे गांव से। मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि तुम्हारे बच्चों के साथ जानबूझ के धोखा किया जा रहा है और सारे पॉलिटिकल पार्टीज इसके अंदर शामिल हैं, और तुम्हारे जागे बिना और तुम्हारे खुद से काम किए बिना यह बात नहीं बनेगी। एक देवेंद्र बल्हारा आपकी गांव को, एक देवेंद्र बल्हारा छोड़ो, एक ओम प्रकाश चौटाला, एक हुड्डा, एक मतलब सुरजेवाला पुरजेवाला, जो भी जितने भी नेता, उनको नहीं कर सकता भाई। एक आदमी कोई भी नहीं कर सकता, करना तो गांव के लोगों को पड़ेगा। हाँ, वो अपने काम को करने के लिए जिम्मेदारी जिसको दी है उसको काम करवाने का तरीका होता है, वो हम उसके लिए आपको बता देंगे। तो इस सिलसिले पे काम हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। फिर जब इस षड्यंत्र का पता चला अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो चल रहा है, जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज ने मिलकर जो करा, दरअसल ये जो पूरा खेल चल रहा है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के तत्वाधान में चल रहा है, जिसने यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको उन्होंने एजेंडा 21 के नाम से पहले मशहूर था, उसको बाद में टेक ओवर करने के बाद उसका नाम रख दिया एजेंडा 2030, जिसका मकसद है 2030 तक पृथ्वी को बचाना। ध्यान रखिए, इस बात को गौर दीजिए, पृथ्वी को बचाना है उन्होंने। वो कहते हैं कि पृथ्वी खतरे में है, धरती के सारे रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं और पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है। हमें बचपन से सिखाया जा रहा है जनसंख्या एक समस्या है। मैं बचपन से ये कहता आ रहा हूं, मतलब मैं पिछले 15 साल से तो मुझे बिल्कुल क्लियर साफ साफ बोलता आया हूं। मैं अपने स्कूल में भी ये लाइन बोलता था और मेरे टीचर मुझे इस पे गुस्सा होते थे। मैं कहता था सर लोग समस्या कैसे हो सकते हैं, मेरे पास 135 करोड़ पॉपुलेशन है, 135 करोड़ लोगों का मतलब है 135 करोड़ दिमाग और 270 करोड़ हाथ। आप मान के चलिए आपके घर में अगर कोई आदमी आ जाए और वो रोटी रोटी पे काम करने को तैयार हो, तो आपके लिए महंगा सौदा है कि सस्ता सौदा है? मतलब ये है कि किसी आदमी का जितना खर्चा होता है टोटल, यानी मेरे खर्चे पे अगर कोई मेरे को करे कि तेरी सारी जरूरतें हम पूरी करेंगे, रहने को हम देंगे, खाने को हम देंगे और तेरे को सोने को हम देंगे, मतलब उसकी टेंशन तेरी नहीं है, बीमार हो जाएगा तो इलाज हम करेंगे। सिर्फ इतनी कंडीशन पे अगर कोई मेरे घर काम करने के लिए, मैं तो कहता हूं 10,000 आदमी आ जाए, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर मेरे पास स्पेस हो इतना रहने का। हमारे देश में तो है स्पेस रहने का। तो मतलब ये हुआ कि पॉपुलेशन कभी प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है उस पॉपुलेशन को ठीक से काम लगाना, पॉपुलेशन होती है उसके अंदर सामंजस्य बना करके वो करना। तो वो तुम नहीं कर पा रहे हो ना, ये पॉपुलेशन की थोड़ी प्रॉब्लम है, लोग थोड़ी प्रॉब्लम हो सकते हैं। लोग तो भाई पूंजी है, लोगों से ही तो दुनिया बनी। तो इस पे जब हम बात कर रहे थे
और तो उन्होंने कहा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो आजकल बॉस बना हुआ है, जो उसका चेहरा बना हुआ है, बॉस भी नहीं, बॉस तो कोई और है, चेहरा बना हुआ है वो 3 लोग हैं। जो बैंकिंग को संभाल रहे हैं वो रॉथस्चाइल्ड फैमिली है, जो दवा कंपनियों को और जो वो रॉकेफेलर फैमिली है, और जो अपना डेटा को संभाल रहा है और कंप्यूटर सिस्टम को और खेती के जो पेटेंट है, और जो ये अभी आपको जो लग रहा है आपके शरीर में जो जा रहा है, इसका जो पेटेंट है वो बिल गेट्स के नाम पे है। तो ये 3 बड़े फेस उन्होंने आगे कर दिए कि तुम अभी संभालो, जब तुम बदनाम हो जाओगे तो हम किसी दूसरे को ले आएंगे। इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं रही है, ये चलता रहा है, लगातार हो रहा है। अब इस चीज को गांव का आदमी कैसे समझ पाएगा? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसी चीज है। जितना बड़ा षड्यंत्र ये लोगों के साथ हो रहा है और एक बीमारी की आड़ में हो रहा है, तो उसको समझाना और समझना, असल में हमें नहीं पता था कि इतनी जागृति आ जाएगी। हमें एक्चुअली ऐसा लगता था कि जैसे कि मरने के बाद ही समझ में आएगा लोगों को, हमारे जाने के बाद ही। जैसे भगत सिंह ने कैसे भारत का सपना देखा, ये भी उसके मरने के बाद ही लोगों को समझ आया। उस टाइम पे तो उसको भी आतंकी कहा करते थे, ठीक है। राजीव भाई के जाने के बाद ही समझ में आया कि उन्होंने किस तरह की जागृति के लिए जो काम कर रहे थे, वो भी उनके जाने के बाद ही लोगों ने उनको अप्रिशिएट करना। उस टाइम पे तो उनको सुनने के लिए भी बहुत कम लोग आते थे, तो विरोध करने वाली पार्टीज के लोग भी भेज देते थे, और उन लोगों ने उनका काम तमाम करवा दिया। इसी तरह से राष्ट्रपति होते हुए जॉन एफ कैनेडी को मार दिया। अब अमेरिका का सबसे ताकतवर देश के सबसे ताकतवर आदमी को कुर्सी पे बैठे हुए मार दिया गोली से, तो समझो वो कितने ताकतवर लोग होंगे। तो हमारी तो कोई मिसाल ही नहीं है, हम जो लगे 40-20 आदमी। तो इसलिए ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस चीज को लोगों तक पहुंचाएं कैसे। तो शुरुआत करने के लिए हमने सिर्फ ये बात उठाई कि भाई 2 बातें 4 बातें हमारी हैं, सरकार से सवाल हैं, और आप ये बता दीजिएगा कि उसमें हमारी गलती क्या है। हम जो कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि मेरा शरीर मेरा हक है उसके ऊपर, ठीक है। मुझे दुनिया की किसी और चीज पे हक नहीं है। मेरा, मेरी माँ का, मेरी बहन का, मेरी बीवी का, मेरे बच्चे का, मेरा उनका हक है। उनके शरीर को उनकी मर्जी के बिना छूना वो गलत है। क्यों भाई, मानते होंगे इस बात को? उसकी मर्जी के बिना किसी के शरीर को छूना गलत है, तो फिर उसके अंदर जानबूझ के कोई केमिकल डालना कहां तक ठीक है? आपको अच्छा लगता है? मैं ये कहता हूं कि मुझे किसी डॉक्टर ने मुझे कोई सुई देनी है, मुझे मेरा इलाज करना है, तो होना क्या चाहिए कि डॉक्टर मुझे बिठाए, मुझे बताए कि भाई मैं तेरा इलाज करने वाला हूं, ये दवाइयां तेरे को देने वाला हूं। जैसे आज से 3 साल पहले जब आप अस्पताल में अपने किसी परिजन का इलाज करने के लिए करवाने के लिए जाते थे, तो डॉक्टर आपसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेता था कि भाई इलाज करने, ऑपरेशन होना है, इसमें हो सकता है 10% चांस है बचने के, 90% चांस ना बचने के, ऐसे बताता था वो कि 90% केस में ऐसा हो जाता है, आप बताओ। फिर हम रिस्क ले या ना ले वो तो अपने हाथ में था ना भाई हमने नहीं कराना इलाज, हम तो अपना ऑपरेशन नहीं कराना, या हमने करवाना है, देखी जाओगी चीज, ये हम डिसाइड करते थे। डॉक्टर तो नहीं डिसाइड करता था ना, मालिक डिसाइड करता था, या तो जिसका इलाज होना है वो, या उसके घर वाले, अगर वो सीरियस कंडीशन में है। तो 19 के अंदर सरकार को ये निर्णय क्यों बदलने पड़े? 2019 में भारत सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिए कि यदि अब अस्पताल के अंदर किसी की जान जाती है या गलत इलाज की वजह से किसी के साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है, तो डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होगा, तो दवाई कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी, तो अस्पताल जिम्मेदार नहीं होगा, कोई जिम्मेदार नहीं होगा, केवल एक शख्स जिम्मेदार होगा, या तो वो आने वाला या उसको लाने वाला। ऐसा कैसे हो सकता है यार? मतलब इसीलिए इतने सारे केसेस हुए 2020 से लेकर अब तक। अगर किसी के साथ अन्याय भी हुआ तो किसी को न्याय नहीं मिला, आवाज ही नहीं उठी। आवाज उठाएगी, बहुत लोगों ने बोला कि हमारे लोगों को ऐसे जबरदस्ती किया गया, लेकिन कानून में ही नहीं है उनको उसका कुछ भी करना, तो इसमें किसी को भी न्याय मिलेगा ही नहीं, कन्फर्म है भाई। फिर दवाई कंपनियों को इससे बाहर निकालना कहां तक उचित है? हमने कहा कि डॉक्टर जब आपको कोई चीज लगाना जा रहा है तो उस डॉक्टर को यह बताना चाहिए कि कंपनी क्या कहती है। आपने किसी ने अगर मेरी वीडियो सुनने के बाद देखा फैक्ट शीट को, आपने देखा है, लिखा हुआ है ना उसके अंदर, मैं कुछ गलत तो नहीं बोलता जो मैं वीडियो, उसमें पूरा डिफाइंड है ना, डिफाइंड है ना। आप इसी गांव के? नहीं सर, और मैं करनाल के पास मेरा गांव है भैनीकोट। नहीं, मेरे साथ तो नहीं आए ना आप? नहीं, मैं आपके साथ नहीं आया।
मैं तो नहीं जानता ना आपको, नहीं, बिल्कुल पहली बार मिले हैं, कभी मेरा सोचा भाई personally मेला कोई ले आया। relation नहीं है इनके साथ। मेरा व्यक्तिगत है। हाँ नहीं, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ बाकी लोगों को कि मैं नहीं जानता हूँ इनको, और कभी नहीं सोचो कि ना गंदे खा लिया गाँव का ना हो। आपने देखी है, उसमें वही बातें हैं जो मैं मेरे बोलता पास हूँ। है जी, मेरे पास अभी भी अभी मेरे पास भी है, मैं वो क्योंकि वहां दिखा नहीं सकते सबको, इसलिए उस फैक्ट शीट के अंदर बड़े साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, आपको बुखार भी हो सकता है, आपको सिरदर्द रह सकता है जिंदगी भर के लिए, आपकी आंखें जा सकती हैं, आपको शरीर में दर्द रह सकता है, जोड़ों में भी, मांसपेशियों में भी, आपको क्लॉटिंग हो सकती है। क्लॉटिंग में आपका हार्ट अटैक होता है, ब्रेन हैमरेज होता है, या नपुंसकता आती है, या आपके बांझपन आता है, या आपका पैर अंदर लकवा मारता है, वो डिपेंड करता है कहां पे पैर वो हुआ क्लॉटिंग। आपको आपकी मृत्यु हो सकती है, ऐसा भी लिखा हुआ है। और पीरियड्स में, मेंसेस में प्रॉब्लम हो सकती है लेडीज, और हो भी रही है, और ब्लीडिंग भी हो सकती है, एक्स्ट्रा ब्लीडिंग सिरदे में। हाँ वो फोन है, अभी हम वहां से आए ना, आज सुबह हमारा सिरदे में थे हम लोग, तो दो लोगों का तो हो गया, एक का असर बुखार में चला 2 दिन, और साइड इफेक्ट वाले तो मुख के ये तो वो थे यार, हम लोग 100-200 आदमी थे, उनमें से निकल के आए ये लोग, तो 7-8 लोग तो उसी टाइम निकल आए थे। अब जब गांव का आप डेटा तैयार करोगे ना, तो आप देखोगे आप में से बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद करती है इस पूरे खेल में। तो अभी तक आप निकले नहीं हो ना, इसलिए हम तो निकले हुए हैं इस पे 2 साल से, तो हम देख रहे हैं कि मतलब ये दिल में ये आता है कि यार ये लोग कर क्या रहे हैं, सत्ता में बैठे लोग कर क्या रहे हैं, इंसान को इंसान ही नहीं समझ रहे हैं, मतलब वो उसको एक्सपेरिमेंटल बॉडी मान रहे हैं। अब जब फैक्ट शीट बोलती है, भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर बोलती है, उसकी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है कि आपकी मृत्यु हो सकती है, तो जब इतनी सारी चीजें लिखी हुई है, तो क्या डॉक्टर को बताना नहीं चाहिए पहले? हमारी डिमांड ये है कि डॉक्टर हर आदमी को बताए पहले। अगर आपके पास इतने डॉक्टर्स नहीं है तो लोगों को ट्रेन करें। हमारे पास बच्चों की कमी थोड़ी है काम करने वालों की, कि आप ट्रेनिंग देने के लिए उन बच्चों को बताएं, आप उनको सारी ज्ञान दें, उसके बाद जिसका मन कर रहा हो वो लगवाए, जिसका मन नहीं कर रहा वो ना लगवाए। उसको छूट मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल, मुझे नहीं लगवाना है। हाँ, या फिर आप गारंटी ले लो कि आप अगर इसको साइलेंट कर लो, इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आप गारंटी ले लो कि अगर आपने लगवा लिया तो उसके बाद आपको अगली डोज नहीं लगवानी पड़ेगी, या गारंटी ले लो कि आपको उसके बाद से मुंह ढकना नहीं पड़ेगा, या गारंटी ले लो कि इसके बाद आप फैला नहीं सकते, या गारंटी ले लो कि आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। भाई हम कुछ भी ना होने के लिए ले रहे हैं ना, हम इसलिए ले रहे हैं कि हमें भविष्य में भी कुछ ना हो जाए। हम इसलिए नहीं ले रहे कि चांसेस हैं होने के, या तब तक रुक जाओ जब तक पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाती, तब लगवा लेंगे, जिसको जरूरत पड़ेगी वो लगवा लेगा। हम अपने बच्चों को बाकी के सारी बीमारियों के भी तो लगवाते हैं बचपन से, और सारे पैसे दे के लगवाते हैं, क्यों जी? पहले किसी के सर्टिफिकेट नहीं बना जी है। अब सवाल ये है कि ये जो इन्होंने बोला कि पहले किसी और बीमारी का जब लगवाया था हमने तो उसका सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन इसका सर्टिफिकेट बना, और बना नहीं, उसको अनिवार्य कर दिया। मतलब ये लोग ये बता रहे हैं हम लोगों को कि तुम वो करोगे जो हम कहेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। और इसकी स्टार्टिंग इन्होंने बचपन से जड़ों को खत्म करने की करी हुई है। ये 3 बच्चे बैठे हैं, 4 बच्चे बैठे हैं, छोटे बच्चे। कितनी उम्र है बेटा आपकी? आपकी कितनी है बेटा? हैं? 13 साल। अब ये 13 साल के और 10 साल के बच्चे हैं। आप ही के बच्चे हैं इनमें से, आप में से बैठे हैं। अब आपको मैं एक चीज क्लैरिटी से बोल देता हूं, आपकी कितनी है बेटा? 13 साल है। और आपकी 13 ही साल है। 13 और 10 साल के बच्चे हैं। मुझे पूरा यकीन है ये चारों वीडियो गेम खेलते हैं, ठीक है, मुझे पूरा यकीन है चारों खेलते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और कोई अभी तुम्हारे को ये सबको पता है कि तुम खेलते हो, ठीक है। वीडियो गेम में कैसे गेम आते हैं? ऐसे गेम आते हैं जिसके अंदर बंदूक इस्तेमाल करनी पड़े, आते हैं, मतलब आते तो है ना। हाँ कोई बात नहीं,
मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं इसलिए कि आपके बच्चों के हाथ में 24 घंटे बंदूक दे रखी है उन लोगों ने, आपको नहीं नजर आ रही है वो, Mentally. लेकिन वो उसको सीख रहे हैं बंदूक को मारना। बंदूक मारना है, उसका ब्लड रोज दिख रहा है, वो पढ़ता हुआ बंदा उसको रोज दिख रहा है। एक ऐसे गेम भी आते होंगे जिसमें एक टास्क पूरा करना है, फिर आपको टोकन मिलेगा। और भी होता है, इसके अलावा भी मिलता होगा। ऐसे गेम भी होंगे जिसमें आपको पावर तब मिलेगी जब कुछ काम कर दोगे टास्क, जैसे आपको सर्टिफिकेट दिखा दोगे, पहली डोज लगवा लोगे तो पावर मिलेगी अंदर जाने की। अब समझिए बात को, आपको ये प्रोग्राम किया जा रहा है बेसिकली, जिस एजेंडा 2030 की मैं बात कर रहा हूं वो यही है एक्चुअली। हम इन शब्दों का इस्तेमाल यहां नहीं कर सकते क्योंकि आप हमारी वीडियोस, अभी मेरे पास जो नोटिफिकेशन आया फेसबुक का कि तुम्हारा आईडी को ही रिमूव कर देंगे हम। सर मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ, आप खुल के शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। हाँ चलिए हम कर लेते हैं। ठीक है, बाय। हाँ। रख लीजिए। आपके, हाँ हम खुल के शब्दों का इस्तेमाल करते हो ज्यादा बढ़िया रहेगा। रिकॉर्ड चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है। अब आप देखिए, इसको रोक के दोबारा चालू कर दो।